पुलिस डोंकी। एक गांव में दिवाकर नाम का पुलिस ऑफिसर रहा करता था। वो वाहन में चढ़ने के लिए बहुत डरता था, क्योंकि वो जब भी वाहन में चढ़ता था उसको एक्सीडेंट होता था। एक बार दिवाकर बाइक में जा रहा था, उतने में एक बंदर आकर उसके सर पे गिरा। बात खत्म। दिवाकर नीचे गिर के उसका हाथ टूट गया। और एक बार पुलिस जीप में चोरों का पीछा करने लगा। वो जीप एक फ्लाईओवर के पास आते ही उसका टायर पंचर हो गया। वो जीप अपना कंट्रोल खोकर कैनाल में गिर गया। लकीली वो बच गया। तब वो जिंदगी में साइकिल भी नहीं चढ़ने का निर्णय लिया। तब से वो चोरों को और क्रिमिनल्स को दौड़ते हुए पकड़ना शुरू किया। वो वाहन में जाने के खातिर बच के निकल जाते थे। एक दिन कांस्टेबल काशी, क्या सर आप सटिया गए हैं क्या? हमारे पास जीप बाइक वगैरह सब होने के बावजूद आप चोरों के पीछे दौड़ लगा रहे? ऐसा होगा तो आप एक भी चोर पकड़ नहीं सकते। किसी ना किसी दिन आपके घुटने घिसना पक्का है सर। मेरा सटियापन नहीं है रही, मुझे वाहन दोष है, वो बोलने पर भी तू यकीन नहीं करेगा। लेकिन तेरे मुताबिक मेरे घुटने घिसना ये तो पक्का है। इसलिए तू जाकर एक घोड़ा लेकर आ। वो जानवर है इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद काशी एक गधे को लेकर आया। वो देखकर दिवाकर घोड़े को पकड़कर लेकर आने के लिए बोला, तो गधे को क्यों लेकर आया रे? आजू बाजू सभी गांव में घूमा, एक भी घोड़ा खाली नहीं है सर। फिलहाल इस गधे से काम चला लीजिए, बाद में देखेंगे। दिवाकर वैसे उस गधे के ऊपर गांव में घूमने लगा। वो देखकर गांव वाले हंसने लगे। एक दिन एसपी दिवाकर को फोन किया, क्यों भाई, तू जब से ड्यूटी में ज्वाइन किया है एक भी क्रिमिनल को नहीं पकड़ा है, कम से कम पॉकेट मार को भी नहीं अरेस्ट किया है। अभी तुम्हारे गांव के ऊपर सियाजी गैंग अटैक कर रहे हैं, ऐसा समाचार मिला है। वो देश के मशहूर डाकू हैं। तू अगर उन्हें नहीं पकड़ पाया तो तेरी नौकरी जाना पक्का है। वो सब हाई स्पीड इंपोर्टेड कार में आएंगे, एक एक बार वो हेलीकॉप्टर में भी आ सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, सतर्क रहना तुम सब, कहकर फोन रख दिया। क्या हुआ? इंपोर्टेड कार्स, हेलीकॉप्टर, यानी मेरी नौकरी जाना पक्का है, सोचा। दिवाकर उस गधे के ऊपर गांव के बाहर घूम रहा था। सियाजी गैंग कैसे आएंगे सोचने लगा। उतने में दिवाकर को एक मुनिवर दलदल में फंसे दिखे। दिवाकर तुरंत अपने गधे को रस्सी बांध के वो रस्सी मुनिवर के हाथों दिया। वो गधा उन्हें बाहर निकाला। मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बेटा, कहकर जाते समय दिवाकर, स्वामी मैंने सुना है कि मुनिवर मांगे वरदान को पूरा करते हैं, कहकर सियाजी के गैंग के बारे में बताया। मुझे दलदल से बाहर निकालने वाला वही गधा तुम्हारे समस्या से भी तुम्हें बाहर निकालेगा बेटा, कहकर चला गया। दिवाकर को कुछ समझ में नहीं आया। उतने में सियाजी गैंग हेलीकॉप्टर में आए। दिवाकर वो देखकर, बाप रे हेलीकॉप्टर में आ रहे, इन्हें पकड़ना मेरे बस की बात नहीं है, सोचा। उतने में अचानक उस गधे को पंख निकले। दिवाकर चौंक गया। वो गधा अचानक उसे आकाश में उड़ाकर लेकर गया। वो उस हेलीकॉप्टर को चेज करने लगा। वो देखकर गांव के लोग सभी आश्चर्य हो गए। हेलीकॉप्टर में रहे सियाजी गैंग उड़ते गधे को देखकर चौंक गए। दिवाकर वैसे उड़ते हुए आकर हेलीकॉप्टर के पास आया। पायलट को गन दिखाया। वो हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा। गधा भी हेलीकॉप्टर के साथ नीचे उतरा। दिवाकर सियाजी गैंग को अरेस्ट किया। एसपी दिवाकर को मेडल दिया। बाद में दिवाकर उस उड़ते गधे में घूमकर बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा। जादुई टेबल फैन। एक गांव में ब्रिजेश और अमरीश नाम के दो दोस्त एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे। ब्रिजेश बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो ईमानदार था। अमरीश लालची था, वो खराब टीवी और फ्रिज को कस्टमर्स को बेचने लगता था। एक दिन अमरीश ब्रिजेश से, अरे सुन यार, हमें एक बढ़िया सा मौका मिला है। एक चाइना के कंपनी ने कहा है कि यदि हम पहले से ही पैसे भेज देंगे तो वो बहुत कम दाम में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड सप्लाई करेंगे। अगर एक साल में हमने वो सारा स्टॉक बेचा तो हम करोड़पति हो जाएंगे, पर पहले हमारी लागत 50 लाख होगा।
मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है यार। अब तू ही किसी तरह उधार करके पैसे लाया तो हम दोनों के परिवार सेटल हो जाएंगे। ब्रिजेश ने थोड़ी देर सोचकर हाँ कहा। यूं ब्रिजेश ने अपना घर गिरवी रखा, गांव में बहुत सारे लोगों से उधार लिया और वो पैसे अमरीश को दिया। कुछ दिन बाद अमरीश ने आकर, अरे अपना बेड़ा गर्क हो गया यार, जिस जहाज में अपना सामान आ रहा था वो डूब गया। हमने इंश्योरेंस भी नहीं किया था यार, सब मेरे वजह से हुआ है, मुझे माफ करना यार, कहकर रोने लगा। ब्रिजेश अचंभित रह गया। थोड़ी देर बाद अपने आप को सुधारते हुए, वो ठीक है यार, अब रोना बंद करो, विधि के विधान को कौन रोक सकता है। ये शॉप और मेरा घर और मेरे पत्नी के गहने बेचकर हम उधार चुका देंगे। बात की बात भगवान के हाथ में है। क्या शॉप बेचोगे? इसमें मेरा 50% हिस्सा है। तुमने जो उधार किया वो तुम्हारा अपनी जिम्मेदारी पर था, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। चाहो तो इस दुकान को अपना 50% मुझे बेच दो, ये लो पैसे, कहा। ब्रिजेश दंग रह गया। वो समझ गया कि अमरीश ने उसे धोखा दिया है, लेकिन उधार चुकाना था और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए उसने वो पैसे लेकर दुकान को उसे सौंप कर चला गया। ब्रिजेश यूं अपना घर और गहने बेचकर उधार चुकाया, पर थोड़ा सा उधार रह गया था। ब्रिजेश, उसकी पत्नी भावना और बेटा अप्पू एक झोपड़ी में रहने लगे। अपने ही दोस्त के धोखा और कर्जदारों के दबाव से मानसिक रूप से परेशान होकर ब्रिजेश ने खाट पकड़ लिया। भावना के पास इसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। पति और बेटे के पोषण के लिए वो 4-5 घरों में काम करने लगी। एक दिन जब अप्पू स्कूल में था तो हेडमास्टर ने आकर, बेटा अप्पू, समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, तुम्हारे पिताजी ने अब तक स्कूल के फीस नहीं भरा है। स्कूल का मैनेजमेंट जान चुकी है कि तुम लोग पैसे भरने की स्थिति में नहीं हो। उन्होंने कहा है कि अगर तुम कल तक फीस नहीं भर पाए तो स्कूल आने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने दुखी होकर कहा। बाकी बच्चों ने भी अप्पू की ओर तरस खाते हुए देखा। अप्पू निराश होकर घर की ओर जा रहा था। धूप ज्यादा थी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई और वो सो गया। तभी उसके चेहरे पर ठंडी हवा लगने लगी। आंख खोलकर देखा तो वहाँ एक टेबल फैन था। अरे, यहाँ टेबल फैन किसने रखा? ऐसा उसने सोचा। तभी फैन में से एक आवाज आई, मैं साधारण टेबल फैन नहीं हूँ, जादुई फैन हूँ। अप्पू डर कर उठकर खड़ा हुआ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा परिवार बहुत नेक है, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। वैसे भी तुम्हारा और मेरा कई सालों का रिश्ता है। अब जो हमारा हाल है उसमें हमें फैन और फ्रिज की जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ। मैं सिर्फ हवा नहीं देता, तुम जो भी चाहोगे उसे सोचकर मुझे ऑन करो, तुम्हें वो मैं दूंगा। अच्छा सच्ची? मुझे प्यास लगी है, एक कोल्ड ड्रिंक देना। यूं कहकर उसने फैन को ऑन किया। वो फैन घूमने लगा। उसमें से एक कोल्ड ड्रिंक आया और उसके हाथ में जाकर गिरा। अप्पू हैरान हुआ। अप्पू खुश होकर उसे लेकर घर गया। जो हुआ अपने माँ बाप को बताया। वे भी हैरान हो गए। उनको अच्छा भोजन खाकर बहुत दिन हो गए थे, इसलिए अच्छा भोजन की इच्छा करके उन्होंने टेबल फैन को ऑन किया। उसमें से कई किस्म के व्यंजन उनके सामने आए। वे पेट भरकर खाने लगे। उधार चुकाने के लिए और अपना घर वापस लेने के लिए पैसों की इच्छा की। बस उसमें से पैसों की गड्डी आने लगे। अप्पू ने माँ के गहने की भी मांग की। उसमें से सोने के गहने भी प्रकट हुए। उन्होंने फिर से घर खरीदा, गांव के लोगों का उधार चुकाया। ब्रिजेश की तबीयत सुधर गई और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप खोला। अप्पू ने स्कूल के फीस भरकर स्कूल जाने लगा। वे उस फैन से मिले पैसों से गरीबों की भी सहायता करने लगे। ये सब देखकर अमरीश समझ नहीं पाया कि इनको पैसे कहां से मिले। एक दिन उसने उन्हें फैन से पैसे निकालते हुए देखा। अच्छा, तो ये बात है, ये फैन चुरा कर करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। और उस दिन रात को उसने उस फैन को चुरा लिया और अपने घर ले गया। अपने घर पर जादुई फैन, मुझे तुरंत एक 10 करोड़ फेंकना, कहकर उसने फैन ऑन किया। फैन तेजी से घूमने लगी। बस वो फैन के अंदर चला गया। वो फैन फिर से ब्रिजेश के घर पर प्रकट हुआ। उस दिन से अमरीश किसी को नजर नहीं आया। एक दिन ब्रिजेश उस फैन को साफ कर रहा था। उस फैन पर लिखा था, ब्रिजेश खेर जी की याद में,
ब्रिजेश वो देखकर चकित रह गया। भावना और अप्पू से मुझे अब याद आया, ये फैन मेरे परदादा इस्तेमाल करते थे, उनका नाम ही मुझे रखा गया। उनका स्वर्गवास होने के बाद मेरे पिताजी ने उनका नाम लिखकर इसे बहुत साल इस्तेमाल किया। उसके बाद हम गांव और घर बदलते रहे तो ये फैन कहीं मिस हो गया था। दोनों हैरान होकर देखने लगे। तीनों ने उस फैन को प्रणाम किया।